नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है जब कोई भी पावर होती है, कोई भी शक्ति होती है, हम उसको विभाजित कर देते हैं, उसका सेपरेशन कर देते हैं। कहने का मतलब है पावर का अलग अलग प्रकार से विभाजन कर देना। जब पावर का अलग अलग प्रकार से विभाजन हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोई एक आदमी के पास होती थी, वो अब हर इंसान के पास चली जाएंगी। जिससे क्या होगा, इंसान के पास जब पूर्ण रूप से पावर नहीं रहेगा तो वो एब्सोल्युटली करप्ट नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि पावर जब आदमी के पास आ जाती है तो जो इंसान होता है वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप ही के पास सब पावर दे दिया जाए तो आप मनमानी करना शुरू कर देंगे। जिस मनमानी की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आप फिर डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएंगे, या पूरी तरीके से जो लोगों की फ्रीडम है उसको परेशान कर देंगे। तो लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो एक राजा है, अगर उसी को पुलिस बना दिया जाए, उसी को जज बना दिया जाए, वही कानून बनाने लगे, वही सब कुछ डिसाइड करने लगे, तो स्वाभाविक सी पर्सन है, जब एक ही पर्सन ये सारे काम करने पड़ने लगेगा तो वो मनमानी करने लगेगा, और जब मनमानी करने लगेगा तो फिर न्याय तो मर जाएगा। तो इसी सिद्धांत पे जो ये पूरा प्रॉपर टिका हुआ है, पूरा जो ये फिलॉसफी है, पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, जहाँ पे अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, एक आदमी के पास पूरा पावर होगा तो वो अपनी मनमानी करेगा, हर इंसान की फ्रीडम को कर्टेल कर लेगा। जस्टिस कैसे मिलेगा? लोगों की जो आज़ादी है, जो लोगों का एक प्रकार से बना है, कानून जो बने हैं, वो तो सब धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि जब राजा के पास पूरा सुप्रीम पावर हो जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। तो इसी की जो पूरी फिलॉसफी है कि पावर एक आदमी के अंदर देना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए जो हमारी कंट्री है वहाँ पे पावर को सेपरेट कर दिया गया है कि तुम भैया कानून बना सकते हो, कानून बनाने तक ही तुम्हारी क्षमता है। ये नहीं कि कानून तुम ही बनाओ, तुम ही उसको इम्प्लीमेंट करो, तुम ही जस्टिस देना शुरू कर दो। तो इसी उद्देश्य से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जहाँ लेजिस्लेटिव का काम अलग होता है, एग्जीक्यूटिव का काम इम्प्लीमेंट करना होता है, जुडिशरी जो है उसको न्याय के रूप में सॉल्व करती है। इसीलिए जो है जुडिशरी जो है होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो अलग होती है, उसके पावर अलग होते हैं, तो जिससे वो सुचारू रूप से काम कर सकती है और वो अपना एक फ्रीडम मेंटेन कर सकती है। तो वो जो मोंटेस्क्यू हैं वो इसी बात को बताते हैं कि जो गवर्नमेंट के पावर हैं वो पूरी तरीके से डिवाइड हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो हर काम खुद ही करने लगे। गवर्नमेंट में भी तीन इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, लेजिस्लेचर का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है। ये नहीं है कि हर एक ही आर्गन के पास जो है पूरा पावर दे दिया गया है। अगर एक ही आर्गन को पूरा पावर दे दिया जाएगा तो वो एब्सोल्युटली करप्ट हो जाएगा, जो है रूल ऑफ लॉ नहीं बचेगा, जस्टिस नहीं बचेगी, फ्रीडम नहीं बचेगी, मनमानीपन आ जाएगा, पूरी तरीके से आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, एक्सप्लॉइट करने लगेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, एजेंसियां हैं। इसीलिए जो सिटीजन है उसके राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, फंडामेंटल राइट को कैसे बैलेंस करा जाए, एक पब्लिक और सिटीजन के बीच में कैसे बैलेंस, जस्टिस और ओपिनियन फॉर्म करा जाए, उसी लिए ये पूरा सेपरेशन ऑफ पावर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में ये कहा था कि व्हेन लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव पावर आर रिटेन इन द सेम पर्सन, अगर ये दोनों चीज़ें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेम आदमी करने लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, लोगों की जो स्वतंत्रता है वो मर जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं तीन प्रकार के हमारे कि कैसे जो है पूरी इस फिलॉसफी को समझने का प्रयास करते हैं। तो तीन आर्गन्स हमारे गवर्नमेंट के अंतर्गत होते हैं जिनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेजिस्लेचर का काम होता है विधायिका का, जिसका काम होता है बेसिकली देश में कानून को बनाना। कोई भी कानून हो जिसको हम इन्फोर्सिबिलिटी देते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। वैसे पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, जिसका जो है पूरी तरीके से कानून बनते हैं, चाहे वो एजुकेशन के कानून हो, चाहे स्पेशल कानून हो, चाहे वो एनडीपीएस का कानून हो, चाहे बीएनएस हो, चाहे बीएनएसएस हो। ये सब जितने भी कानून होते हैं या प्रिवेंटिव लॉ के कानून हो, ये सब लेजिस्लेचर का काम होता है। तो वो लॉ बनाती है, बजट पास करती है कि ये रेलवे बजट हो गया, ये फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, आम बजट ये हो गया। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी हद तक अमेंड करना है, जैसे फंडामेंटल राइट है या हमारे जो राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। कहने का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक दायरे में रखती है। अगर दूसरा जो आर्गन्स है वो जानबूझ के आर्बिट्रेरीनेस पेश कर रहा है या पूरी तरीके से जो है वो कर रहा है, तो उसको कर्टेल करने के लिए उस जो भी समस्याएं हैं उस प्रोविज़न में उसको अमेंड कर देती है, जिससे एक रूल ऑफ लॉ बैलेंस बना रहे, आर्बिट्रेरीनेस ना आए। तो ये सारे काम लेजिस्लेचर के होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है मनमानी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट ना करे, अपने हिसाब से नियम कानून का जो है संचालन न करने लगे। उसके लिए जो विधायिका है समय समय पर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, लॉ को अमेंड कर देती है। जैसे पार्लियामेंट जो है वो लॉ को अमेंड कर देती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को नहीं कर सकती है। जबकि गोलकनाथ में कहा गया था पार्लियामेंट के पास भी अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने का। चाहे 368 में जो हम लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं कि ये सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, ये स्पेशल मेजोरिटी से हो रहा है, ये हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट का यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना। जो धरातल पर एग्जीक्यूटिव जैसे आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए या और भी जो अधिकारी हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा होता है, प्रशासन होता है, उसको कैसे रन करना है, कैसे गवर्नमेंट को चलाना है, ये सारे चीज़ें होते हैं। कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई टसल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करना है, किसकी बाउंड्री में ये कॉन्सेप्ट आएगा, लॉ में क्या कमी है, कहाँ उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, कैसे लॉ को जो है पूरी तरीके से जज जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। जैसे काम की बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन के अंदर क्या क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन कैसे दिया जाएगा, कौन सी चीज़ में कौन सी रीजनिंग लगाई जाएगी, कैसे डिस्प्यूट का सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो मरीन के डिस्प्यूट हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, चाहे लोकल डिस्प्यूट हो, चाहे फैमिली के डिस्प्यूट हो, चाहे क्राइम के डिस्प्यूट हो या और भी कोई डिस्प्यूट हो, पर्सनल डिस्प्यूट हो, कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट हो, पार्टनरशिप के डिस्प्यूट हो। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जब कोई आर्गन जो है आर्बिट्रेरीनेस तरीके से पेश आने लगता है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू है। जैसे इसमें कई सारे केस हैं, जब स्टेट मनमानी करने लगता है तो जुडिशरी उसको कर्टेल करता है, रोकता है, जिसमें से 368 उसके बारे में बात करता बताता है कि हम अमेंड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि स्टेट जो आर्बिट्रेरी तरीके से न पेश आए, जैसे मेनका गांधी का केस है वो बताता है कि डिग्निटी इंडिविजुअल की इम्पॉर्टेंट है। नीलावती बहेरा के केस में कस्टोडियल टार्चर की बात की गई है। रुदल शाह का केस है जो स्टेट को चैलेंज करता है कि स्टेट आर्बिट्रेरीनेस तरीके से नहीं पेश आ सकता है। DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है जो अरेस्ट की बात करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेपरेट करती हैं पावर को। जैसे हमारा आर्टिकल 50 है जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जिससे हमारे राइट को रिकॉग्नाइज किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, हमारी डिग्निटी और
लिबर्टी है जो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारे काम जो होते हैं ये जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर के पार्ट है। ये जो है प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश के जो बड़े बड़े कानून से रिलेटेड मामले होते हैं उस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। हाई कोर्ट स्टेट में जो भी समस्याएं होती हैं उनका निर्धारण करती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में म्यूनसिपल कोर्ट, मुंसिप कोर्ट होती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। इसके बाद एसीजीएम होते हैं, एडीजे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरा सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब जैसे कैसे ये वर्क करता है, अगर कोई भी एक दूसरे पे हावी होता है तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस बना है कि तुम इसी हद तक जा सकते हो, इतनी तुम्हारी क्षमता है, इसके ऊपर तुमको नहीं जाना है। जैसे लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, क्वेश्चन पूछती है कि नो हार में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जो है पार्टी अपना पूरा पूर्ण बहुमत नहीं दे पाती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव जो है वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए कुछ काज के लिए रख सकता है। जुडिशरी जो है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आ रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, हटा सकती है। लॉ को एक नया नज़रिया दे सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। यही जो सारी चीज़ें होती हैं यदि इस प्रकार से चेक एंड बैलेंस बना है जिससे जो है डिग्निटी मेंटेन की जा सके, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जा सके, डिक्टेटरशिप को हटाया जा सके, फ्रीडम लिबर्टी को मेंटेन किया जा सके। यही सारे कॉन्सेप्ट है। पोजीशन क्या है, फंक्शनल कैसे काम करता है। इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं फॉलो करता है लेकिन चेक एंड बैलेंस के जरिए फंक्शनल तौर पे काम करता है। हर आर्गन जो है इससे आज़ादी मिलती है, हर आर्गन अपने अपने क्षेत्र में इफिशिएंट काम कर पाता है। इससे जो सुप्रीमेसी है वो ख़त्म हो जाती है कि हम महान हैं, हमारे पास सारा पावर है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑर्डिनेंस का पावर यूज कर सकता है। 123 में जो है ऑर्डिनेंस, जब कोई संसद नहीं चल रही है तो दोनों संसद सदन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेटिव पावर का यूज कर सकती है। जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकती है कि ये गलत है, यहाँ तुम्हारा पावर है, ये कानून को ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इसको नया संरक्षण ऐसे दिया जाएगा। पार्लियामेंट अगर जज ज़्यादा नेता बने या ज़्यादा वो बने तो इम्पीचमेंट हटा सकती है 2/3 मेजोरिटी के तहत। ये सब चीज़ें हैं। जो बिल है वो प्रेसिडेंट के रिटर्न कर सकता है आर्टिकल 111 में। तो फंक्शनली तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर का यूज होता है। इसके उद्देश्य क्या है, कैसे ये काम करता है, ये एक प्रकार से पावर को जो है प्रिवेंट करता है कि एक आदमी के पास चला जाए, इसीलिए प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को। अब लिबर्टी और राइट को रिकॉग्नाइज करता है जिससे रूल ऑफ लॉ बना रहे, फेयर चीज़ें चलती रहें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, गुड गवर्नेंस जो है सुशासन तरीके से चलता रहे, कोई समस्या ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, क्योस ना पैदा हो, नो इन कॉन्फिडेंस मोशन ना हो, प्रॉपर तरीके से फ्रीडम और राइट को रिकॉग्नाइज किया जा सके, हर इंसान को जो है डिग्निटी और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके, उसके राइट को रिकॉग्नाइज किया जा सके, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो माइनॉरिटी हैं, जो छोटी छोटी एक कास्ट हैं या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके राइट को भी रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यही जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ये इसका इम्पोर्टेंस यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो चीज़ें रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेंगी, रूल ऑफ जंगल नहीं बनेगा, हर इंसान के राइट रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, उसको इक्वल जस्टिस मिल सकेगा। इसके बाद उसके राइट का प्रोटेक्शन हो जाए तो मिल जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, चाहे उसके लीगल राइट हो, चाहे उसको इक्वल जस्टिस मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इक्वल जस्टिस के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो
आती हैं, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें हैं। उसमें भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, राइट टू फ्रीडम का यूज कर पाएगा, राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन का जो है उसका यूज कर पाएगा, अपॉर्चुनिटी फेयर उसको मिल पाएंगी, चाहे वो जॉब का उसका अधिकार हो, सरकारी नौकरियों का उसका जो आवेदन का इक्वल राइट है, ये सब चीज़ें उसको जो है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है मिल सकती हैं। राइट ऑफ रिलीजन का जो है वो यूज कर सकता है, बराबर कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी संघ बना सकता है, कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। गवर्नमेंट को ये अधिकार मिलेगा कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, निष्पक्षता आएगी, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का इतना यूज होने के बाद भी समस्याएं जो हैं वो मार्केट में बहुत सारी हैं। इकोनॉमी को, नए नए इन्वेस्टर को क्या राइट्स हैं, कहाँ कॉन्फिडेंस कहाँ यूज होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स होगा, इकोनॉमी एक प्रकार से स्टेबिलिटी होगी कि कौन से क्षेत्र में जो है कितने राइट्स हैं, कितनी उनकी ड्यूटी हैं, कहाँ उनको टैक्स देना है, कहाँ उनको जो है पूरी तरीके से उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है। ये सब चीज़ें होंगी जो इम्पोर्टेंस इसके अंतर्गत आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ ये अधिकार हैं तुम्हारे, इकोनॉमिक तौर पे तुम ये कर सकते हो, जिससे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक आर्डर और इकोनॉमिक जस्टिस भी जो है वो मजबूत होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो कि कौन से राइट्स होंगे, इकोनॉमिक ड्यूटियाँ क्या होंगी, कहाँ टैक्स लगेंगे, कहाँ टैरिफ लगेंगे, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, कौन इन्वेस्टर कितना स्टेक ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्या क्या कंप्लायंस होंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे स्कूल है, प्रिंसिपल ही अगर सारे रूल्स बनाने लगे तो पूरी तरीके से स्वाभाविक सी बात है समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। अब डेली लाइफ में ये सब चीज़ें जैसे काम करती हैं, जैसे फैमिली है, जो फादर है वो पूरे रूल्स बनाता है, मदर जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है पापा मम्मी के बीच में तो दाई आके सॉल्व कर देती हैं। तो यही जो काम रहता है ये जुडिशरी का काम करती है। फादर जो है लेजिस्लेचर हो गया, मदर हो गया एग्जीक्यूटिव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये काम करता है। अब हिस्टोरिकल अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बड़े ज़बरदस्त प्रभाव पड़ सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, कि हम ही बॉस हैं यहाँ के और कोई दूसरा बॉस है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कोई बॉस बनने को बैठेगा दूसरा उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा तो डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाएगी, करप्शन डाउन होगा, क्योंकि जवाबदेही सुनिश्चित होगी कि यार तुम्हारा ये काम था, बताओ तुमने कानून बनाया, तुमने कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करा। अब कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करा तो कितनी तत्परता से इम्प्लीमेंट करा, क्या तुम्हारे वो न्यायिक क्षेत्र में था, तुम्हारे जुरिडिक्शन में था, तुमको उसका पावर था, तुम्हारे पास वो ऑर्डर था जिससे तुमने वो काम करा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे करप्शन रिड्यूस होगा, लेकिन फिर भी करप्शन रिड्यूस होने का नाम नहीं लेता है। आप देखते ही हैं कि दसियों साल तक जो है कोर्ट में केस पड़े रहते हैं, इसके बाद भी खुदाई लगातार जारी रहती हो, चाहे एजुकेशन के मामले हों, चाहे लॉकडाउन में आपने देखा, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे एथनॉल ब्रांडिंग के मामले हों, चाहे प्रोटेस्ट के मामले हों। तो कहना आसान है लेकिन समस्याएं धरातल पर बहुत सारी हैं। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कैसे होगा, जब पैसा होगा तब प्रोटेक्ट होगा। न्याय भी बिना पैसा के कोई वकील जो है फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, उसको पैसे देंगे तभी प्रोटेक्शन मिल पाएगा। तो ये समस्याएं बहुत सारी हैं। अमीर आदमी के पास पैसा है तो फेंक देगा, तो बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता रहेगा, केस घिसता रहेगा। जस्टिस ऐसे इंश्योर होगा, इसे फेयरनेस आएगी। फेयरनेस क्या होती है, जहाँ थोड़ा पैसा जिस पार्टी को मिली जज भी उसी तरीके फेयरनेस कर देता है। पब्लिक ट्रस्ट क्या होगा, अब ट्रस्ट लोगों का धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। जितने बड़े बड़े माफिया हैं सब
लेजिस्लेचर भी पूरी तरीके से जो है वो जुडिशरी पे दखल देता है। इसीलिए एनजीएसी आया था, एनजीएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। हालांकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि जुडिशरी जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिल्कुल अलग काम करती, लेकिन फिर भी आज भी समस्याएं, लोगों का ट्रस्ट डगमगा रहा है, क्योंकि केस 10-10 साल तक खींचे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख चल रही है। लोगों को डेमोक्रेसी के नाम पर की जनता के राइट्स हैं, लेकिन ये जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सब करप्शन, कमीशन, इन सब चीज़ों पे घुसे हुए हैं। तो एक्चुअली में धरातल पे जो जस्टिस है वो कम दिखता है, वो बस किताबों में और सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ने पे ठीक लगता है। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, इन समस्याओं का सल्यूशन कैसे किया जाए। हिस्ट्री में भी कहा गया है कि डिफरेंट फंक्शन स्टेट अपने अपने आइडिया परफॉर्म करती है। ग्रीस में स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम है। अरिस्टोटल कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट होना जरूरी है। अनलिमिटेड हो जाएगी तो पावर अब्सोल्युटली एक आदमी के ऊपर चला जाएगा तो परेशानी होने लगेगी। मॉन्टेस्क्यू का अपना है कि भैया थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडेड, उन्होंने वो करा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा गया। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी का मॉडिफिकेशन दिया गया जो हम चीज़ें यूज कर रहे हैं। यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, बिल्कुल क्लियर डिवीजन है, सब ये लीपा पोती वाला काम नहीं है। यूके में फ्यूजन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव आती। इंडिया में फंक्शन के आधार पर डिवीजन और ओवरलैपिंग पावर है, साथ में चेक और बैलेंस का सिस्टम है। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल है, मतलब प्रेसिडेंट है, पीएम जो है वो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का काम करता है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, पावर को शेयर करता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ताकि बैलेंस किया जा सके, उसके लिए कुछ संस्थान है जो चेक बैलेंस करें। जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन से रिलेटेड चेक बैलेंस करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी देखते हैं कहीं कुछ है कहीं कुछ है। यूपीएससी का अलग है, फाइनेंस कमीशन फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ देखता है। लोकपाल जो है करप्शन और इन सारी चीज़ों का लोकपाल लोकायुक्त का काम होता है। ह्यूमन राइट के खिलाफ टार्चर, कस्टडी टार्चर, कस्टोडियल टार्चर, वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन राइट कमेटी कमीशन इसके लिए बनाया गया, जिससे डेमोक्रेसी को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट किया जा सके और सिस्टम को वॉच डॉग किया जा सके। लेकिन समस्याएं आज भी हैं, पॉलिटिकल इंटरफेयर्स है, जुडिशियल ओवर रीच है, एग्जीक्यूटिव अपने पावर का ओवर पावर यूज कर देती है, जस्टिस डिले होता है, तारीख पे तारीख चलती है, मनी पावर, मसल पावर, करप्शन अपनी तरफ हावी है, इमरजेंसी पावर है का मिसयूज किया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी ने करा। फ्यूचर में कौन किसको ध्यान देगा, जैसे डिजिटल सर्वेलांस, प्राइवेसी में किसके पास पावर होगा, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस को कैसे रोका जाएगा, साइबर क्राइम, डाटा प्रोटेक्शन को किसके पास पावर है, कैसे उसका विभाजन किया जाए, ग्लोबल गवर्नेंस और क्लाइमेट जस्टिस को कैसे टैकल करा जाए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा। तो फ्यूचर में एआई जज आएंगे, एआई पुलिसिंग आएंगे, तो इसका पावर किसके पास होगा, कौन इनको संभालेगा। तो यही सब चीज़ें हैं कि अगर पावर डिवाइड होगा तो स्ट्रांगेस्ट डेमोक्रेसी होगी, ये सत्य बात है, लेकिन समस्याएं आज भी हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को जुड़े रहें, चैनल से लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।